दृष्टि होनी चाहिए अर्जुन की तरह पक्षी की आंख में, अर्थात भारत के लिए, भारत का नागरिक, भारत के मानस के साथ 146 करोड़ आबादी के सारे बच्चों को तैयार करना, यह दृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए कैसे इतिहास को आप व्याख्या करोगे, कैसे कोहेरेंट नैरेटिव बनाओगे, और उसके लिए मैंने एक दिशा बता रहा हूं एक लाइन में, बाकी डिटेल नहीं जाऊंगा इतिहास कि हमने इतिहास को युद्धों के इतिहास के रूप में अपनी किताब नहीं बनवा रहा कि इनको विजय प्राप्त कर लिए तो यहां विजय प्राप्त कर लिए, तो वहां विजय प्राप्त कर लिए, वहां पराजित हो गए, वहां शहीद हो गए, इसी में पूरा 300-400 पेज बच्चों का बोझिल होके खत्म। हमने इतिहास को कहा कि इतिहास 21वीं सदी में बच्चों को कैसा बनाना चाहते हो, नॉलेज क्रिएटर। तो उसके लिए यह बताओ कि ज्ञात इतिहास के 5000 साल, ईसा के 5000 साल पहले से लेकर आज तक 7000 साल के भारत के इतिहास में, ज्ञात इतिहास मतलब जो यूरोपियन जिसको मानते हैं, वैसे तो हम मानते हैं 1 अरब 97 करोड़ 29,49,219 वर्ष पौराणिक कथाओं में, लेकिन अगर ज्ञात इतिहास जो यूरोपियन हिस्टोरियन भी मानते हैं 7000 ईयर्स भारत का, 7000 ईयर्स में विभिन्न कालखंडों में, ईसा के 2000 साल पहले, ईसा के 1000 साल पहले, ईसा के बाद 800 सी से पहले, ईसा के बाद 800 सी से लेकर के 1700 सी तक, और 1700 सी से लेकर के आज तक कालखंडों में बांट करके जनाब ये बताओ कि जब समय समय पर परिस्थितियां आई थी तो हमारे पूर्वजों ने किस तरह से ज्ञान का सृजन करते हुए, शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, अपनी जिजीविका की रक्षा की, उस ज्ञान सृजन को बताओ। तुम बताओ ना इतिहास के अगर कालखंड की चर्चा करते हो 2000 बीसी के पहले की, तो यहाँ के अर्बनाइजेशन की बात करो, यहाँ के एग्रीकल्चर की बात करो, यहाँ के भाषा की बात करो, सौरी भाषा की बात करो, संस्कृत की बात करो, अगर इतिहास को देखना है। आप बौधायन के, कात्यायन के, आपस्तंभ के गणित के सूत्रों की बात करो, आप यज्ञों में प्रयोग होने वाली 70 प्रकार की ज्यामितीय आकारों की बात करो। क्यों पाइथागोरस को फादर ऑफ ज्योमेट्री और यूक्लिड को मानते हो? उससे पहले तुम्हारी संस्कृति में ज्यामिति की अवधारणाएं रही हैं। तुम जब बात करते हो 1000 बीसी से पहले, तो वैशेषिक दर्शन की बात करो, जो भौतिक पदार्थों के एनालिसिस का, भौतिक विज्ञान का पूरी दुनिया का पहला ग्रंथ है, वैशेषिक दर्शन। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, मैं नहीं जानता था कि वैशेषिक दर्शन में इतना है, लेकिन 10 साल पहले मैंने जब वैशेषिक दर्शन की कमेंट्रीज पूरी पढ़ी तो मेरी आंख खुल गई कि जो टाइम स्पेस की बात न्यूटन कहता है 17वीं शताब्दी में, वो क्लासिफिकेशन में 9 द्रव्यों की बात वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद करते हैं, तो पंच महाभूतों के अलावा मन, आत्मा और दिक् और काल की बात करते, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते, नहीं जानते। बड़े से बड़े मैं ही नहीं जानता था, ये हमारी चेतना को झकझोरा। हम महर्षि न्याय के, गौतम के न्याय दर्शन को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, मैं कोई परीक्षा के लिए नहीं पूछ रहा हूं, आपस में एक परिवार है। मैं तो वैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में आपसे वार्ता करने आया हूं, लेकिन मेरा एक और भी है आपसे कि मैं 2001-2 में अपर जिलाधिकारी भी रहा हूं, यहाँ कुछ दिनों के लिए जिलाधिकारी के रूप में भी आपकी सेवा किया हूं, तो एक रिश्ता भी आपसे है मेरा उस बोर्ड के अलावा। आप मुझे बताओ कितने लोगों ने महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन की पदार्थ व्याख्या पढ़ी है? कितने लोगों ने न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम के न्याय दर्शन को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। दोष नहीं है आपका, ये शिक्षा व्यवस्था में कहीं चर्चा ही नहीं है। लोग कहेंगे क्यों पढ़ाया जाए? मैं उनसे कहता हूं इसलिए पढ़ाया जाए कि जो यूरोपीय उपनिवेशवाद ये कहता है कि भारत में जितने भी दर्शन आए, ज्ञान परंपराएं आई, वो मात्र भावनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है, उसमें कहीं सत्यान्वेषण की प्रमाण युक्त आधार नहीं है, यही कहता है मैकाले। लेकिन जब हम महर्षि गौतम का न्याय दर्शन पढ़ेंगे, उसके जब तर्क अवयव को पढ़ेंगे, उसके जब वाद, जल्प, वितंडा, छल,
निग्रह स्थानम जाति की बात पढ़ेंगे, जब आप प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, सिद्धांत, निर्णय को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो जो आज तक जो रिसर्च होता है, पेपर छपते हैं, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी विश्वविद्यालयों में फॉरेन विद्वानों के नाम से पढ़ाई जाती है, ये तो महर्षि गौतम ने 2500 साल पहले कहा हुआ है। ये हम क्यों नहीं जानते? नहीं जानते क्योंकि 1835 की शिक्षा व्यवस्था में हमारे जो सिलेबस था, हमारी जो टेक्स्ट बुक से जानबूझ करके भारतीय ज्ञान परंपरा की सारी बातों को हटा दिया गया। सिर्फ वही रखी गई ताकि आपके अंदर हीन भावना आए, और साथ ही देश को हिंदू, मुसलमान, सिख जातियों में विभाजित करके उन्हें यह बता दिया जाए कि तुम कभी एक राष्ट्र रहे नहीं हो, और रह के उसका राक्षस उठा लेता है फन, और हम उसी में नृत्य करते हैं। जैसे सपेरे की बांसुरी पर डांस करते हैं ना, वैसे उनकी नैरेटिव पर अभी भी हम सब डांस कर रहे हैं उसी में, और उसी को समझते हैं कि बहुत विद्वान है, क्योंकि भारत को पढ़ा ही नहीं। इसी को महर्षि अरविंदो ने कहा था, कौन सी भारतीय शिक्षा है जिसमें भारत के दर्शन का ही बहुत बच्चों को नहीं हो रहा है, जिसमें बच्चों को यही नहीं मालूम है कि भारतीय संस्कृति की वास्तविक प्रकृति क्या है, भारत की समूची ज्ञान परंपरा की यात्रा क्या है। और वो हमको समझाते हैं कि टॉलरेंस समझाते हैं, एक जो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं इन शब्दों का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि ये बड़े हमारे कॉलोनियलिज्म के बिंदु हैं। टॉलरेंस समझाते हैं। जो हमने अभी ऑगस्टबर्ग और वेस्टफेलिया में बता दिया कितने वो टॉलरेंट थे। नंबर 2, ज्ञान के मामले में देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में ये नियम था, बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पता है। तो कोपरनिकस ने जब कहा कि नहीं 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 नहीं, रिसर्च किया उसने कि नहीं, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी पेपर पब्लिश करने की। जब गैलीलियो पब्लिश करता है तो उसको आजीवन कारावास होता है। जब ब्रूनो कहता है तो उसको एथेंस के चौराहे पर जला दिया जाता है। सुकरात जब तर्क की बात किया 5वीं ईसा पूर्व में, तो उसको विष का प्याला पिला दिया गया। शोपेनहावर जब 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति की व्याख्या करता है, उसको दंडित किया गया। स्पिनोजा जब उपनिषदों के आधार पर रैशनलिज्म की बात करता है, इस उपनिषद की बात, तो उसको बायकॉट कर दिया गया समाज से। और वो हमें ज्ञान परंपरा का, और तो और ओलंपी द गौजे एक वीमन एक्टिविस्ट थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। जब उसने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात तो सिर्फ पुरुषों की हुई है, महिलाओं की कहाँ है, तो उसकी हत्या कर दी गई 1792 में। वो हमें समझाते हैं जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट, टॉलरेंस, कोएग्जिस्टेंस। हम अपनी संस्कृति भूल गए, अपनी संस्कृति की आत्मा भूल गए, इसलिए हम उनके शिकार होकर के और आपस में लड़ रहे हैं। तो ये मैं एक कॉन्सेप्चुअल छोटा सा संकेत दे रहा था कि गणित में क्या आर्यभट्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक लाइन से काम चलेगा कि शून्य का आविष्कार किया, और वो भी गलत। शून्य का आविष्कार हमारे यहाँ पहले से हुआ है, और बहुत विशेष व्याख्या उसमें भास्कराचार्य ने किया है स्फुट सिद्धांत में। एक तो बहुत संक्षेप में पढ़ाना, और दूसरे भी गलत भी पढ़ाना। कभी ये बताने का साहस नहीं हुआ कि जो फिबोनाची का नाम कितने लोगों ने सुना, मैथमेटिक्स के कितने लोग हैं, फिबोनाची मॉडल तो पढ़े ही होंगे 10th तक। वो अपने संस्मरण में लिखता है कि स्पेन में अल्फांसो के समय में, टोरसेडो में, ये जो हमने मॉडल बनाया है, ये मॉडल हमें अरब के माध्यम से भारत में आया, भारत से आया। हम उसको कहीं कोट नहीं करते। आइंस्टीन कहता है अगर भारत ने डेसिमल सिस्टम का प्लेस वैल्यू हमें नहीं दिया होता तो हम E=mc² का फार्मूला नहीं बना पाते। लाप्लास कहता है कि हमें मैथमेटिक्स भारत से मिला। हम कहने में शर्माते हैं, क्योंकि हम कह देंगे तो हमारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि ये तो पता नहीं क्या बोल रहा है। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड गणित से लेकर, इतिहास से लेकर, चिकित्सा शास्त्र से लेकर, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर समय पर, हर आइडियोलॉजी, भाषा,
एक ज्ञान परंपरा में भाषा की बात कर रहा हूं। अंतिम बात, सबसे पहले तो भाषा ही हुई होगी ना, सिविलाइज होने के लिए कुछ बोला होगा आदमी। सबसे पुराना व्याकरण किसका है पूरी दुनिया में? कुछ बोल रहे थे आप? पाणिनि। पाणिनि का व्याकरण है, जिनको वेस्टर्न यूरोप के लोग भी मानते हैं कि BC 800 साल पहले। और वो लिखते हैं कि मेरे पूर्व में हमारे पहले 18 व्याकरण हो चुके हैं, अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी पुरानी लिंग्विस्टिक की कॉम्पिटेंसी हमारी रही है। हम कह रहे हैं अंग्रेजी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ाएंगे बोर्ड में, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, बल्कि हमने बोर्ड में हम भाषाओं में रख रहे हैं, मंडारिन में रख रहे हैं, क्योंकि सबसे जो कॉम्पिटिटिव हमारा है चाइना है, ये अमेरिका हमारा कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि तो बुझते हुए दिए की तरह है वो जो उभरता हुआ दिया है वो है चाइना, जो हमारा पड़ोसी भी है। हमारी प्रतियोगिता उससे है। तो हम मंडारिन भी इसलिए ला रहे हैं कि मंडारिन पढ़ेगा तभी चाइना में क्या हो रहा है बच्चा समझेगा, और तभी उसके अंदर प्रेरणा होगी कि इससे आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है। खूब मंडूक नहीं होगा। हमें अंग्रेजी पढ़ाना है। बहुत लोग पूछते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड अंग्रेजी क्यों पढ़ाना है? हमके पढ़ाना इसलिए है कि विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट अमेरिका का कहता है कि मैंने स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी, फंक्शनल साइकोलॉजी की रचना किया स्वामी विवेकानंद के वेदांत फिलॉसफी को सुनकर शिकागो में। अगर विवेकानंद जी अंग्रेजी नहीं जानते होते तो वेदांत फिलॉसफी को अमेरिका से लेकर यूरोप में कैसे फैलाते? तो हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाएंगे। हम उसकी इंग्लिश कॉम्पिटेंसी पैदा करेंगे कि ताकि वो भारत की संस्कृति का गौरवगान दुनिया की अन्य भाषाओं में सीख करके जा करके ध्वज फैला सके, जैसे चाइना कर रहा है। चाइना सिर्फ अफ्रीका में 380 कन्फ्यूशियस सेंटर खोला है, जो कम्युनिस्ट कंट्री है। लेकिन हम अपनी ज्ञान परंपरा के बारे में भागने लगते हैं। तो हमें ज्ञान परंपरा से बोझिल नहीं करना है, उतनी ही संख्या में, पृष्ठों की संख्या में आधुनिक शिक्षा के साथ बहुत ही खूबसूरती से अपने ज्ञान परंपरा की उन विषय में बच्चे की भाषा के अनुकूल गुथते हुए उन्हें हमें भारत की ज्ञान परंपरा को पढ़ाने की कोशिश करने का एक प्रयास है भारतीय शिक्षा बोर्ड। ये भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, एक मॉडल बायलॉज से बनाया गया। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में समिति थी। उसमें तय हुआ कि आधे मेंबर भारत सरकार के होंगे, आधे मेंबर स्पॉन्सरिंग बॉडी के होंगे, क्योंकि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एक चूंकि नया प्रयोग है, देखें कि इसके लिए अगर स्पॉन्सरशिप से अगर इस बोर्ड को हम चला सकें, वैधानिक स्थिति हम दें, मतलब भारत सरकार, और उसको चलाने के लिए अगर देखें कोई अगर समर्थ व्यक्तित्व तो तैयार होता है भारत में, तो हम इसको प्रयोग के तौर पर चला करके और इसको विस्तारित करेंगे। आधे मेंबर हैं भारत सरकार के, लगभग आधे हैं पतंजलि के। इसमें डायरेक्टर्स NCERT भी मेंबर हैं, चेयरमैन CBSE भी मेंबर हैं, भारत सरकार के द्वारा संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 5 कुलपति भी मेंबर हैं, UGC के एक्स चेयरमैन मेंबर हैं, IIT के 5 प्रोफेसर जो पद्मश्री हैं विभिन्न भाषाओं में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, वो भी मेंबर हैं। एक नाम तो आप सभी जानते होंगे, प्रोफेसर SC वर्मा को, फिजिक्स वाले, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। हमारी पूरी साइंस की किताबों के चेयरमैन पुस्तक डेवलप करने के वही है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमारी पुस्तकें 12वीं तक ऐसी बने कि विद्यालयों को डमी स्कूल ना होना पड़े, कि बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ें, यहाँ सिर्फ फीस दे करके एग्ज़ाम दें। ये जो डमी स्कूल कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि क्यों ना 9वीं से 12वीं तक हम ऐसी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाएं कि सामान्य बच्चे भी 70% पा लें, लेकिन अगला 30% पाने के लिए वही पाए कि जब वो 90 इधर पाए तो उधर परसेंटाइल भी 85-90 के बीच ही रहे।
ऐसा ना हो कि 100 आउट ऑफ 100, उधर परसेंटाइल 48, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। तो वो भी प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में भी। मनिंदर अग्रवाल का नाम सुना होगा, अभी जो क्लाउड कृत्रिम वर्षा में, अगर आपने देखा होगा बयान उनका, आज ही आ रहा था। वो जो पद्मश्री हैं कंप्यूटर साइंस के, वो भी हमारी बोर्ड के मेंबर हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हमारे मेंबर हैं। हर फेथ के लोग, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, इस्लाम हो, सबके एक समर्थ स्कॉलर बोर्ड के मेंबर हैं। क्रिश्चियनिटी के भी सबके मेंबर है बोर्ड, क्योंकि जब देश में सभी रहते हैं तो एक सार्वजनीन वैचारिकी बननी चाहिए। और आईआईटीएन है, उसमें आईआईटीएन है जैन मुनि। अगर जैन मुनियों में भी चुना है तो उनको चुना है जो आईआईटी टर्न सेंट है। चिन्नाजीयर स्वामी वेदांत दर्शन वाले, नाथ संप्रदाय के आईआईटीएन निर्मलानंद नाथ गिरी जी, लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख श्री श्री सिद्धागिरी लिंगा स्वामी, अमृतामयी माँ केरल वाली, इन सबके लोग स्वयं या इनके प्रतिनिधि हमारे बोर्ड के सदस्य हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कोई बहुत छिटपुट, कोई छोटा सा कोई प्राइवेट सोसाइटी का बोर्ड नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में भारत सरकार द्वारा वैधानिक स्थिति प्रदान करते हुए एक नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। और हमारे मैंडेट में लिखा है, इट इज ए नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड इक्विवेलेंट टू सीबीएसई, equivalent with all national and state education boards, and competent, eligible for any employment in state government, central government, or any private company, any higher education institutions admissions, or foreign university admissions. और ये बाकायदा हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार की वेबसाइट पर, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की वेबसाइट को आप ब्राउज करके देखेंगे तो सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड, नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और इसमें आईसीएससी, जो असली नाम उसका सीआईएससी है, उसको लिखा है नेशनल बोर्ड प्राइवेट, उसको प्राइवेट लिखा है। उसको गवर्नमेंट ने कोई मैंडेट नहीं दिया है। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं, साहब वो ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार चली जाएगी तो इसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। हमने कहा जिसको कभी सरकार ने मान्यता नहीं दिया वो तो इतने दिनों से चल रही है, और उसमें अपने बच्चों को होड़ मचाते हुए एडमिशन कराने के लिए, ये भी वही यूरोपियन इंपीरियलिज्म का देन है कि वहां तो होड़ मची हुई है। और जिसको भारत सरकार नहीं बनाया, पालने पोसने के लिए दे दिया संस्था को, वो भी ईओआई करके दिया है, ऐसे नहीं दे दिया कि लो आप चलाओ। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ, संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया, टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन हुआ, फिर पतंजलि योगपीठ स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त हुई। बट गवर्नमेंट ओन करती है इसको अपने वेबसाइट पर भी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री, अगर सुनील ने सुनाया होगा, सुनाया था इसमें, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का एक क्लिप शायद सुना हो आप लोगों ने, जिसमें वो खुद कहते हैं कि जब मैं शिक्षा मंत्री हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुला के कहा कि धर्मेंद्र, मैंने एक बोर्ड बनाया है जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ सारी आधुनिक जो साइंस टेक्नोलॉजी है 21वीं सदी लायक पढ़ाते हुए यथा अनुकूल, यथा आवश्यक, यथा उचित, यथोचित समावेश ज्ञान परंपरा का भी हो, ताकि बच्चे आत्मगौरव महसूस करें, भविष्य में ज्ञान परंपरा में शोध करने की प्रवृत्ति हो। लेकिन मैंने इसको चलाने के लिए पतंजलि योगपीठ को दिया है, क्योंकि हमारे सरकारी लोग बुरा नहीं मानेंगे, हम भी सरकार से ही रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कभी कभी सरकारी तंत्र में किसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए अपेक्षित गति नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने ये प्रयोग किया है कि शायद गति मिले इसको, एक रूटीन, एक पॉलिसी, डस्टबिन पॉलिसी ना हो जाए, इसलिए मैंने इस तरह का इसका प्रावधान किया है। तो ये उद्देश्य है इसको स्थापित करने का। इसकी जो वेबसाइट है उसको ब्राउज करेंगे तो आपको एफिलिएशन के बाइलॉज और सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत कुछ
सीबीएसई की तरह ही है, क्योंकि हम भी भारत सरकार के हैं, डायरेक्टर एनसीईआरटी और चेयरमैन सीबीएसई भी हमारे मेंबर हैं। लेकिन मूल बायलॉज में ये प्रावधान हमारे यहाँ किया गया बहुत ही चिंतन के बाद कि अगर एनओसी के लिए प्री परमिशन जरूरी नहीं है, अगर अर्हताएं पूरा करता है कोई विद्यालय और वो अप्लाई करता है और वो सीधा उसका पूरा एप्लीकेशन डायरेक्टर एजुकेशन सारे स्टेट गवर्नमेंट को, जिसके भी जो अप्लाई करे उस स्टेट के डायरेक्टर को भेज दिया जाए, 30 डेज में अगर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कोई सुझाव नहीं देते हैं, कोई आपत्ति नहीं देते हैं, या कोई ऐसी आपत्ति देते हैं जिसका कोई बहुत मीनिंग नहीं है एज पर लॉ, तो बोर्ड अपनी जांच करा के अपनी जो आवश्यकताओं और पैरामीटर की एफिलिएशन दे सकता है। ये प्रावधान भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए स्पेशली हुआ था। अब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सीबीएसई ने भी इसी लाइन पर अपने को अमेंड किया है कि वो भी कह रहे हैं कि हम 30 दिन में नहीं कोई जवाब मिलेगा तो 15 दिन की एक नोटिस और देंगे सरकार को, राज्य सरकार को, अगर कोई और आपत्ति नहीं आती तो हम दे देंगे। लेकिन अभी भी उन्होंने 15 दिन का एक क्वेश्चन एडिशनल और लगा दिया है। लेकिन ये प्रेरणा उनको मिली कि जब उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नया बोर्ड बनाया उसमें जो भी प्रोविजन रखा है, तो वी शुड ऑल्सो मूव इन दैट डायरेक्शन टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। और CIC 2000 वर्ग मीटर तक भी विद्यालयों को परमिशन दे देती है। तो मैंने पूरे देश में दौरे किए, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे लगभग देश में 135 जगहों पर मैं तमिलनाडु से लेकर श्रीनगर तक, गुवाहाटी से लेकर के कक्ष तक मैंने बहुत सारी बैठकें की। तो उसको मैंने जब अध्ययन किया तो देखा कि लैंड की प्रॉब्लम भी एक ऐसी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनेबल होते हुए भी लैंड पूरा ना मिलने की वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। और अगर लैंड इतनी महंगी लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होटल टाइप बनाते हैं तो जाहिर है कि भी फीस फिर बढ़ाना पड़ेगा उन्हें अफोर्डेबिलिटी के लिए। फिर अफोर्डेबिलिटी के लिए अगर उन्हें अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए बढ़ाना होगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी, सबके लिए शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा, या जो हमारा उद्देश्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जन जन तक पहुंचे, आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो कैसे पहुंचेगी। तो हमने देखा कि भाई CIC 2000 वर्ग मीटर पर राज्य सरकारें उसके अनुकूल एक सेक्शन चलाने के लिए अगर उपयुक्त कक्ष, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, सफाई है, सिक्योरिटी है तो दे देती हैं। तो हम क्यों ना भारतीय ज्ञान परंपरा से समन्वित बोर्ड को भी 2000 वर्ग मीटर पर भी हमें भी दे जाना चाहिए। इसलिए हमने भी अमेंडमेंट भी कर दिया है कि 2000 वर्ग मीटर भी लैंड होगी तो हम उसको अनुमति देंगे। लेकिन जाहिर है कि जो नॉर्म्स है पर स्टूडेंट बैठने का, जो कक्षाएं सेक्शन के अनुरूप होनी चाहिए, जो लैब होनी चाहिए फैसिलिटी, जो टीचर्स की क्वालिटी होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो अगर नहीं होगा तो शिक्षा बिना शिक्षकों की पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सॉफ्टवेयर बनाना आसान है लेकिन शिक्षक बनना सबसे कठिन काम। शिक्षक ही व्यक्ति का निर्माण करता है जो सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए शिक्षकों पे अगर हमने ट्रेनिंग नहीं ठीक से देंगे, गुणवत्ता नहीं देंगे, तो बोर्ड ने ट्रेनिंग देने के लिए भी प्रारंभ कर लिया है और बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है। जो विद्यालय हमसे जुड़ेंगे उनके गार्जियंस का भी ओरिएंटेशन का मॉड्यूल भी बनाया है। उनको भी हम ओरिएंट करेंगे कि हम ये शिक्षा क्यों है, ताकि जो रोज़ हल्ला होता है कि बच्चे सांस्कारिक नहीं है, एक अवसर दे रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं कि पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन होगा ये, लेकिन उस दिशा में एक गति होगी। एक अंतिम एक रिसर्च की बात करके मैं 5 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। वाई स्कूल एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू संस्कार के लिए या नेतृत्व की क्षमता गढ़ने के लिए, उसका दृष्टि बनाने के लिए क्यों जरूरी है। एक रिसर्च हुई अमेरिका में, कई रिसर्चेज हुई, एक रिसर्च की चर्चा कर रहा हूं, वो बायोफिजिसिस्ट की, बायोलॉजी और फिजिक्स के लोग ज्वाइंटली रिसर्च किए। उन्होंने कहा कि
बेसिकली वी आर, पार्टिकल फिजिक्स में है कि हम सभी लोग एक एनर्जी फील्ड है आम भाषा में। उन्होंने कहा कि अल्फा, थीटा, बीटा, गामा एनर्जी फील्ड के रूप में उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो 14 साल 16 साल की उम्र तक अल्फा, थीटा, बीटा, गामा तक ही रहता है, उसके ऊपर की फ्रिक्वेंसीज बाद में डेवलप होती हैं एनर्जी फील्ड हमारी। रिसर्च में उन्होंने पाया कि गर्भ से लेकर माँ के और 16 वर्ष तक बच्चे की किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने और उसको जो प्रोसेस करने की गति है कितनी हो सकती है, गेस करो। हमारी कुछ शिक्षिकाएं हैं जो माँ भी होंगी। 1 सेकंड में कितनी सूचना ग्रहण कर सकता है बच्चा?